हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ खास मेहमान रेलवे में कार्यरत साहित्यकार श्री ओ.पी. सिंह साहब। ओ.पी. सिंह साहब से इनके जीवन परिचय के बारे में हम जानेंगे, इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई और कब से ये रेलवे की सेवा में है। रेलवे की सेवा में रहते हुए इनका साहित्य सृजन एक इनकी विधा है, इसके बारे में भी हम इनसे विस्तार से बात करेंगे। आइए बात करते हैं श्री ओ.पी. सिंह साहब से। ओ.पी. सिंह साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। ओ.पी. सिंह साहब, आप अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं। आप कहाँ से हैं, शिक्षा आपकी कहाँ हुई और किस तरह आप इस सेवा से जुड़कर और साहित्य सृजन की तरफ आपने रुख किया? जरूर। मूलतः मैं बिहार का रहने वाला हूँ, वैशाली ज़िला जी, जहाँ प्रजातंत्र की सबसे पहले स्थापना हुई थी। जी, उस राज्य और उस ज़िले से मैं आता हूँ। राजस्थान में मेरा आना इस रेलवे की नौकरी के जी, कारण ही हुआ जी, और उसके बाद लगभग 15 साल से मैं कोटा शहर में हूँ। जी, राजस्थान की संस्कृति और कोटा शहर में रहते हुए जी, अपने परिवार के साथ एक सुखमय जीवन बिता रहा हूँ। बिल्कुल। इस शहर की आबो हवा में घुल मिल गया हूँ। यहाँ के लोगों के साथ इतना अपनापन मिला है, इतना प्यार मिला है बहुत बढ़िया। कि यहीं लगभग बस गया हूँ। जी, और रेलवे की नौकरी में, रेलवे में सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पद पर कार्यरत हूँ जी, और मैंने मेरी प्रारंभिक शिक्षा सारी बिहार से ही हुई है जी, और वहाँ से रेलवे में जूनियर इंजीनियर के पद पर मैं आया था और अभी सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पद पर कार्यरत हूँ। साहित्य से मेरा लगाव बचपन से ही है। जी, बचपन में मुझे ध्यान है, जब मैं 7th-8th क्लास में था तब से मैंने कविताएं लिखना प्रारंभ कर दिया था और उसके बाद समय के साथ जब भी मुझे मौका मिलता है, जब भी कहीं कोई प्रेरणा मिलती है, जी, मैं उसको कविता के रूप में ढालने का प्रयास करता हूँ और ऐसे ही मेरी कविताएं बनती हैं। जी। ओ.पी. सिंह साहब, साहित्य सृजन में मतलब आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे? वैसे तो मैं रामधारी सिंह दिनकर जी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। मैं उनको अक्सर पढ़ता रहता हूँ। उनकी किताबें पढ़कर इतनी प्रेरणा मिलती है। जी, उसके बाद बहुत सारे वैसे तो कवि हैं, लेकिन हमारे जो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, जी, उनकी किताबें पढ़कर कभी भी आप पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि साहित्य आपके रोम रोम में बस जाएगा। बिल्कुल सत्य कह रहे हो। और डॉक्टर हरिओम पवार हैं, उनको मैं सुनता रहता हूँ। जी, कुमार विश्वास जी हैं, जी, उनको हम सुनते हैं। प्रेरणा के लिए हम इन सबको सुनते हैं, अच्छा लगता है सुनना। लेकिन अगर मूल मैं किसी से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ तो रामधारी सिंह दिनकर जी से। जी, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं जो लिखता हूँ उसमें थोड़ा बहुत उनका भी छाप आ ही जाता है। वाह, बहुत बढ़िया। ओ.पी. सिंह साहब, आपने जो साहित्य लिखा वह क्या प्रकाशन में आया या आप पांडुलिपि तैयार कर रहे हैं, क्या आपका मानना है? मैं अभी तक जो मैंने लिखा है वो मेरे पास ही है। जी, मैंने अभी तक उसको प्रकाशन के लिए कहीं दिया नहीं है, क्योंकि साहित्य को मैंने हमेशा अपने शौक़ पूरा करने के लिए ही इस्तेमाल किया। मैंने जो कविताएं लिखी, जीवन में मैंने जो घटनाएं देखी या आसपास जो कुछ देखा, उनको देखकर मैंने कविताएं लिखी। जी, अपने आप एक तरह से जो निकल के आता है मैं उसको लिख देता हूँ। वाह, बहुत। तो अभी तक इसको मैंने कहीं प्रकाशित होने के लिए दिया नहीं है, लेकिन मन में है कभी ऐसा मौका आएगा तो ज़रूर प्रकाशन के लिए मैं अपनी कविताओं का संग्रह प्रकाशित करने का प्रयास करूँगा। ओ.पी. सिंह साहब, रेलवे बहुत बड़ा विभाग है, आप कोटा में कार्यरत हैं। कोटा में आपको एक आपके जो रेलवे विभाग में एक साहित्यिक मतलब खदान है जिसमें कई साहित्यकार मतलब निकले हैं। तो इन साहित्यकारों से आपने क्या प्रेरणा ली? हमारा रेलवे में बहुत सारे अच्छे लोग हैं। हमारे राजभाषा का भी हमारा एक अलग विभाग है हमारे रेलवे में, जिसमें प्रेरित किया जाता है लोगों को राजभाषा में काम करने के लिए और उनके उत्कृष्ट कार्यों को वहाँ पुरस्कृत करने का भी काम होता है। जी,
और रेलवे बोर्ड स्तर पर, जोनल स्तर पर, मंडल स्तर पर सब जगह आपको जो हिंदी भाषा में अच्छा काम कर रहे हैं उन लोगों को पुरस्कृत किया जाता है। तो इसकी वजह से क्या है कि मंडल स्तर पर भी कई सारे अच्छे लोग हैं जो अपना लेखन कर रहे हैं, जिन्होंने कुछ अपनी किताबें भी प्रकाशित करवाई हैं। उनमें से कुछ लोग हैं जिनके साथ हमारा एक सामंजस्य है, हम साथ में उठते हैं, चर्चा करते हैं। हमारे साथी रिटायर्ड साथी कर्मयोगी जी हैं, जिन्होंने साहित्य समिति नाम से एक संस्था बना के उसको रन करा रहे हैं। उसमें बहुत सारे साहित्यकारों को मंच देते हैं, वहाँ हम वहाँ पे आकर के अपनी बात कहते हैं और एक दूसरे के साहित्य को हमको सुनने का मौका मिलता है। एक दूसरे की हम वहाँ पे समीक्षा भी करते हैं, सुधार की भी गुंजाइश रहती है, आगे बढ़ने के लिए सबको रास्ता मिलता है। तो रेलवे एक अच्छा माध्यम है जो साहित्यकारों को आगे बढ़ने के लिए मौका देती है। हमारे यहाँ इस मंच से एक रेलवे से एक लोको पायलट भी आए थे, मीणा साहब। वो भी, उनका भी यही मानना था कि मैं रेल चलाते चलाते साहित्य सृजन करने लग गया। तो ये बहुत बड़ी रेलवे की उपलब्धि है। ओपी सिंह साहब, आपने जो कोई काव्य रचना लिखी हो हमारे दर्शकों को सुनाएं। ज़रूर। मैंने आपको बताया कि मैंने जीवन में जो भी मुझे घटनाएं दिखती हैं तो मन में कहीं से होता है कि मैं कुछ लिखूं, तो मैं कुछ लिखना उसी विषय पे शुरू कर देता हूं। मैंने हमारे देश का दूसरे देशों से जब कभी लड़ाई होती है तो हमारे जो वीर जवान शहीद होते हैं उनके पार्थिव शरीर जब आते हैं तो वहाँ के उनकी जो स्त्रियां होती हैं, उनकी माएँ जो होती हैं, उनका रो रो कर जब बुरा हाल हो जाता है। ऐसी चीज़ों को मैंने जब कई बार देखा तो मैंने उसको एक अपने कविता में उसको पिरोने का प्रयास किया है। उसका सीन थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि एक हमारे देश का एक सीमावर्ती गांव है। उस गांव में एक नवयुवती है जो वहाँ पे उसका पति युद्ध में गया हुआ है और लड़ाई चल रही है। तो वो उसका पति युद्ध में गया हुआ है तो वहाँ से युद्ध से अब उसको कोई सूचना नहीं मिल रही है। वो नवयुवती अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़ी है और डाक बाबू वहाँ से आते हैं। तो डाक बाबू से वो पूछती है कि ए डाक बाबू सीमा पर से आए हो क्या? उनकी चिट्ठी लाए हो क्या? चुपचाप ना रहो, मौन ये छोड़ो, अपने मुख का ताला तोड़ो। बोल दो जो भी बात है सच्ची, सब सुन लूँगी बुरी या अच्छी। मैं भी हूँ कि वीर की कन्या, वीर की स्त्री, वीर की बहना। हृदय के मेरे 3 टुकड़े हैं रण में, फिर ना हो कैसे चिंता मन में। बहुत तो वो बताती है कि उसके पति, उसका भाई और उसके पिता तीनों इस युद्ध में शामिल हैं। तो उसको बहुत चिंता हो रही है। तो डाक बाबू एकदम से थोड़ा सहम जाता है, फिर सोचता है मैं क्या बोलूँ। एक नवयुवती है, गांव में महिलाएं ऐसे घर से बाहर निकल के ऐसे सवाल नहीं करती। लेकिन जब वो स्त्री का सवाल सुनता है तो बोलता है क्या बोलूँ तुमसे मैं बहना, है मजबूरी मेरी भी कहना, वरना जबान थर्राती है, ये पुरुष की आंखें भी भीगी जाती है। सीमा पर युद्ध छिया है घमासान, जैसे स्वयं मृत्यु का उतरा हो विमान। शवों की हर तरफ कतारें हैं, बस जीवित तोप तलवारें हैं। शोणित की नदियां बहती जाती हैं, धरती माता प्यास बुझाती है। करुणा की मची पुकार है, चतुर्दिक मृत्यु की हाहाकार है। हजारों जवान हुए हैं शहीद, उनमें कई थे राम थे कई रहीम। जो भी थे सब अपने थे, भारत माता के लाडले भारतवासियों के सपने थे। ये बात डाक बाबू जब कहता है उसके बाद डाक बाबू भी सहम जाता है, रोने लगता है। फिर बोलता है किंतु क्षमा करो मुझे बहना, ला न सका मैं तेरा सजना। ना उनकी कोई खबर ही लाया, खाली हाथ में वापस आया। किंतु तुम घबराओ नहीं, अवसाद कोई मन में लाओ नहीं। किंचित धैर्य धरो तुम मन में, निश्चय ही होंगे कुशल वो रन में। वो डाक बाबू उसको ढांढस बंधाने का प्रयास करता है। कविता बहुत लंबी है, मैं आपको इसका कुछ ही छंद सुनाने का प्रयास करूंगा। वो उसको ढांढस बंधाता है। स्त्री वहाँ चुपचाप अभी भी खड़ी है, डाक बाबू वहाँ से चला जाता है। तो स्त्री अब सोचती है, उसके मन में तो 50 सवाल चल रहे हैं। तो घोर सन्नाटा है, अब कोई नहीं वहाँ पर, युवती चुपचाप खड़ी है। तभी अचानक एक चित्कार, सन्नाटे को चीरती हुई उसने तभी सुनी एक आवाज़। चीख थी कई मानव हृदयों की, या चीखा था कोई गजराज। एक बहुत तेज आवाज़ सुनाई देती है। तो उसके मन में सवाल आता है कि चीख थी कई मानव हृदयों की, या चीखा था कोई गजराज, या फिर किसी उत्तुंग शिखर से उठी भयंकर ज्वाला है, या रण में हुंकार मचाता वीर कोई मतवाला है, या फिर किसी अपधर्म बल से महिका ही वक्ष विदीर्ण हुआ, अथवा भूलोक पर कहीं साक्षात मृत्यु अवतीर्ण हुआ।
कुछ भी तो स्पष्ट नहीं है, कैसा ये कोलाहल है, क्या मनुजों की धरती पर हुआ अवतरित कोई कालानल है। उसको समझ नहीं आता है कि ये घोर आप जो चिंगार की आवाज़ आ रही है, या कोई हाथी जैसे जंगल में उत्पात मचाता है उसकी आवाज़ है, या कोई वीर जब शत्रु का संहार करता है तो उसकी आवाज़ है, या फिर बहुत सारे लोग रो रहे चिल्ला रहे हैं उनकी आवाज़ है। तो ये कविता जब आगे चलती है तो थोड़ी लंबी कविता है, इसमें बाद में ये स्पष्ट होता है कि वो उसके पति का पार्थिव शरीर था जो शहीद होने के बाद वहाँ पर आए थे। तो इसको मैंने काफ़ी एक लंबी कविता में लिखने का प्रयास किया है। तो ये चीज़ें जब मुझे प्रभावित करती हैं तो मैं उनको कविताओं में पिरोने का प्रयास करता हूँ। एक बचपन में जब मैंने अपने आप को प्रेरित करने के लिए, जैसा आपने मुझसे पूछा कि प्रेरणा लेने के लिए आप किससे प्रेरणा लेते हैं, हमेशा जीवन के हर मोड़ पे आदमी को प्रेरणा की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल सत्य। तो वो प्रेरणा हर समय उसको कोई ना कोई सामने कोई होता है, कभी उसका भाई होता है, कभी पिता होता है, कभी माँ होती है, कभी कोई दोस्त होता है। लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको प्रेरणा देने वाला कभी कोई नहीं मिलता, वो अकेलापन अपने आप को पाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोग कविताओं से प्रेरणा लें। तो मैंने एक कविता लिखी है जिससे कि कोई भी प्रेरणा ले। तो मैंने लिखा है कि सुनसान अंधेरी रातों में, गुमसुम उदास अपनी ही बातों में, लेकर बस अपने धैर्य का संबल, निकल पड़ा हूँ मैं बस यूं ही पैदल। बड़ी ही पथरीली ये ज़मीन है किंतु मुझे खुद पर भी यकीन है, पत्थरों से टकरा कर ये पाँव छिले जाते हैं, गुमसुम उदास अपनी ही बातों में किंतु हम फिर भी चले जाते हैं। सर्वत्र व्याप्त अंधकार ही अंधकार है, विशाल अत्यंत किंतु मेरे साहस का पहाड़ है। किंतु ओह अंधकार का ये घोर साम्राज्य, बन न जाए कहीं मेरा ही दुर्भाग्य। मुझे अचानक इस भंवर में पाकर, मुझे अकेला और निसंग पाकर, मेरी हिम्मत भी मुझसे रूठती है, साहस की डोर भी अब छूटती है। करूं आखिर यतन क्या न कुछ भी सूझता है, मेरा अंतर ही मुझसे जूझता है। आदमी को अपने आप में ही लड़ाई होने लगती है, उसको समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। हो रही है बड़ी ही त्रास मुझको, अभी लेना नहीं अवकाश मुझको। तो आदमी क्या करता है, हे मही मुझे संबल दे अपना, धरती माता से बल मांगते हम, हे मही मुझे संबल दे अपना, यथार्थ सिद्धि हेतु बल दे अपना, ले अन्यथा मेरा समर्पण, नहीं किसी काम का मेरा ये जीवन। जीवन से प्यारा जय है मुझको। मैं क्या कहता हूँ कि मैं कहता हूँ कि जीवन से प्यारा जय है मुझको, बहुत ही दासता से भय है मुझको, नहीं है दासता स्वीकार मुझको, जीवित झुका नहीं सकता अंधकार मुझको। गिरा यह धम्म से कहकर जमी पर, बिखर गए टूट कर सपने वहीं पर। तो आदमी क्या होता है, जब टूट जाता है तो बिखर के गिर जाता है, बिखर गए टूट कर सपने वहीं पर। तभी अचानक किसी ने पीछे से आकर, जब आदमी पूरी हिम्मत हार जाता है तो उम्मीद करता है कि कोई उसको सहारा दे, तभी अचानक किसी ने पीछे से आकर उठाया बाजुओं में मुझको भरकर, कहा यह वीर नहीं तुम जानते क्या, ये सच्ची बात नहीं तुम मानते क्या। अंधेरा हो भले आगाध कितना, लक्ष्य चाहे ले वो साध जितना, प्रकाश की एक किरण ही कर सकती है उसका समूल विनाश, प्रकाश की एक किरण ही करा सकती है विजय का एहसास। तुम अपने अंदर एक दिया तो जलाओ, मार्ग तो पर्वत भी देंगे, पहले तुम कदम तो बढ़ाओ। न तेरा साथी कोई पथिक हूँ मैं, बस तेरे विजय का ही रसिक हूँ मैं, तेरे अंतरात्मा की आवाज़ हूँ मैं, तेरा कल नहीं तेरा आज हूँ मैं। बस फिर मिलेंगे मित्र जाओ, यथार्थ सिद्धि है तो कुछ बल जगाओ। और शून्य में मुझे छोड़ करके वो गया मुझे झकझोर करके, किंतु अब नहीं निसंग था मैं, किंचित भ्रमित किंचित दंग था मैं, और निकल पड़ा था मैं फिर से उन्हीं जाने पहचाने किंतु अनजान रास्तों पर, लेकर बस अपने धैर्य का संबल, बस यूं ही पैदल। बहुत खूब, बहुत बढ़िया रचना ओपी सिंह साहब आपकी। रामधारी सिंह दिनकर की वो छवि आप में बहुत बहुत धन्यवाद आप मतलब आती है। और क्या ओजस्वी कविता जो आज समाज को एक नई दिशा आपकी जो रचनाएं। मैं देखता हूँ बच्चे जब हतोत्साहित हो जाते हैं, जब कोटा में सुनता हूँ कि बच्चे ये सुसाइड कर रहे हैं, बच्चों को डिप्रेशन हो रहा है, तो मैं सोचता हूँ कि काश मेरी ऐसी कविताएं अगर वो बच्चों तक पहुँचती, वो सुनती, वो लोग सुन पाते, तो शायद थोड़ा कुछ बच्चों को शायद थोड़ा संबल मिलता। और आपके चैनल के माध्यम से मुझे उम्मीद है मेरी कविता ज़रूर उन बच्चों तक पहुँचेगी जो किसी न किसी वजह से डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, और उनको शायद संबल मिल पाए थोड़ा। आप आज के युवा जो आपकी रचना है उससे बहुत
प्रभावित होंगी, ऐसा मेरा मानना है। जरूर जरूर, कि धन्यवाद। आज जिस तरह का जो माहौल बच्चों को सामने आ रहा है, वो इस तरह की रचना यदि इस तरह के माहौल में वो ढले तो ये काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। ओपी सिंह साहब, आपने किन किन विधाओं में अपनी रचना का सृजन किया? मैंने वीर रस की कविताएं लिखी हैं, मैं श्रृंगार रस की कविताएं लिखता हूँ। जीवन के जिन पहलुओं पे मेरा नज़र जाता है, मुझे लगता है कि हाँ, यहाँ मुझे टच करना चाहिए, और जो मुझे छू जाते हैं। अब क्या है, जीवन, आदमी का जीवन वीर रस, श्रृंगार रस सबसे परिपूर्ण है। अगर आपका जीवन में कोई एक रस की कमी है तो इसका मतलब आप अपने आप को संपूर्ण नहीं मान सकते। आप जीवन के कुछ चीज़ों से आप अछूते रह गए, कुछ पहलुओं से अछूते रह गए। तो मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि मेरे जीवन में श्रृंगार रस भी पर्याप्त है, और वीर रस तो मेरी भावनाओं में ही है। तो मैं हर तरह की कविताएं लिखता हूँ। मैंने जीवन के कुछ पहलुओं को छूते हुए अपनी एक कविता लिखी है, ताकि हर तरह के लोग उसको एंजॉय कर सके, पढ़ सके। सुहानी जिंदगी की जिंदगानी साथ लाया हूँ, सुहानी जिंदगी की जिंदगानी साथ लाया हूँ, कहानी कुछ नई और कुछ पुरानी साथ लाया हूँ। मुझे तुम भूल भी जाओ, मेरे गीतों को गा लेना, मेरे ये गीत मेरी ही जुबानी साथ लाया हूँ। कभी जो खुश हुआ था मैं तो मैंने गीत लिख डाले, कभी जो खुश हुआ था मैं तो मैंने गीत लिख डाले, कभी जो आँख हो गई नम तो मैंने गीत लिख डाले। मेरे रोने और हंसने में तुम्हारा भी तो मतलब था, मेरे रोने और हंसने में तुम्हारा भी तो मतलब था, तुम्हारे मतलब की खातिर ही ये मैंने गीत लिख डाले। और मैंने लिखा है, मेरे हमदम, अपनी प्रेयसी को संबोधित करते हुए मैंने लिखा है, मेरे हमदम तुम्हें इस बात का एहसास तो होगा, मेरे हमदम तुम्हें इस बात का एहसास तो होगा, कहीं भी मैं रहूं पर दिल तुम्हारे पास ही होगा। तुम्हारी चाहतों से मैं कभी ना दूर जाऊंगा, तुम्हारा नाम लेकर ही मैं अब हर एक गीत गाऊंगा। मिले जब मन से कोई मन तो एक मनमीत बनता है, मिले जब, ये उन लोगों के लिए है जिनकी प्रेम कहानी कभी पूरी नहीं हो पाती। मिले जब मन से कोई मन तो एक मनमीत बनता है, हृदय के धड़कनों का मेल हो तब प्रीत बनता है। अधूरी हर कहानी को यहाँ अंजाम मिलता है, अधूरी दास्तां से ही तो अक्सर गीत बनता है। क्या बहुत खूब। ओपी सिंह साहब, आप पहली बार हमारे मंच पे आए हो। आपका जो साहित्य सृजन है वो एक बहुत बेहतरीन सृजन है। हम ये चाहते हैं कि आप इनको एक पांडुलिपि तैयार करके और प्रकाशन में किसी अकादमी को भेजें। इतनी बेहतरीन आपकी रचना है कि आज के युवा पीढ़ी और जो आज वास्तव में जो साहित्य लिखा जा रहा है, जो लिखा जाता था, वह साहित्य की एक कड़ी मैं इसको मानता हूँ। क्योंकि ओपी सिंह साहब, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि जो पहले जो साहित्य लिखा जाता था, जो आपने पढ़ा, जिनकी प्रेरणा से जो आज जैसा साहित्य सामने आ रहा है, उसमें कितना अंतर मानते हैं? हाँ, अंतर है। साहित्य जो पहले लिखा जाता था उसमें क्या था, उस समय जो जीवन के जो पहलू थे इंसान के बहुत सीमित थे। उन जीवन के पहलुओं को ज़रूर उस समय के साहित्यकारों ने छूने का प्रयास किया, और बहुत बेहतरीन साहित्य हमारे सामने उपलब्ध है। हमने फणीश्वर नाथ रेणु को हमने पढ़ा है, प्रेमचंद जी को हमने पढ़ा है, मैथिली शरण गुप्त जी को हमने पढ़ा है, सुभद्रा कुमारी चौहान को हमने पढ़ा है, महादेवी वर्मा को हमने पढ़ा है, रामधारी सिंह दिनकर को हम पढ़ते हैं। इन लोगों ने जीवन के पहलुओं को बहुत अच्छा छूने का प्रयास किया था, बहुत अच्छा लिखा था। लेकिन अब जो हम जिस जीवन में अब हम जी रहे हैं, लोगों के सामने समय की बहुत कमी है, और उनको उनके जीवन में जो अभी जो समस्याएं हैं वो पहले से बहुत अलग हो गई हैं। तो पहले बच्चे इतने अधीर नहीं होते थे जितने हमारे आज के बच्चे अधीर हैं। पहले कभी हमने सुना नहीं था कि बच्चे इस तरह से सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि माँ बाप ने पढ़ने के लिए कह दिया। तो हमारे जीवन की समस्याएं बहुत बदल गई हैं, बच्चों के लालन पालन का तरीका बदल गया है, समाज में हमारा लोगों के साथ सामंजस्य बदल गया है। पहले समाज बहुत
हम कहते तो हैं कि आज हमारा समाज ब्रॉड है, लेकिन सही बात यह है कि समाज पहले बहुत ब्रॉड था, बहुत व्यापक सोच थी उनकी, वो गंभीरता से चीज़ों को समझते थे। अब आज इतने जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कभी ईरान इजराइल पे हमला कर देता है, इजराइल उधर हमास पे हमला कर देता है, इसका कारण क्या है? हम एक दूसरे के प्रति हमारे में जो सामंजस्य और सहानुभूति होनी चाहिए उसकी कमी हो गई है। तो समाज को अब नई सोच के साथ साहित्य की ज़रूरत है जो उनकी नई समस्याओं का समाधान कर सके। आज का बच्चा मोबाइल लेकर के पैदा होता है, हाथ में मोबाइल उसके रहता है जब वो पैदा होता है, तो उसको अब वो नई टेक्नोलॉजी के साथ वो जब आ रहा है तो उसको समझाने का तरीका भी नया ही होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत खूब, बहुत अच्छी बात आपने बताई। ओपी सिंह साहब, आपको कोटा जब आप आए और यहाँ आकर आपको एक साहित्य का अच्छा मंच मिला, तब आप काव्य गोष्ठी में पहली बार गए हूँ किसी काव्य गोष्ठी, तो आपको कैसा महसूस हुआ था? काफ़ी मेरे लिए बिल्कुल नया था, क्योंकि मैंने हमेशा बंद कमरे में अपने लिए अपनी बात कागज़ पे उकेरने का प्रयास किया। कभी इसको दूसरों को सुनाने के हिसाब से मैंने लिखना नहीं शुरू किया था। लेकिन जब मुझे मंच मिला, जब मैं काव्य गोष्ठी पे गया, लोगों को मैंने अपनी कविताएं सुनाई, तो लोगों ने इसकी प्रशंसा की। और जब उन्होंने मुझे बोला कि आपकी कविताएं अन्य माध्यमों से और लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए, तो मुझे भी लगा कि ठीक है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने का प्रयास करूं। फिर आपके जैसे कुछ लोग सहयोगी हुए जिन्होंने कविताओं को बड़े माध्यम से अन्य लोगों तक पहुंचाने में सहयोग किया। तो मैं भी चाहूँगा कि अगर मैं कुछ अच्छा लिखता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको पढ़ें, उससे लाभान्वित हों। मेरे जीवन में एक घटना हुई थी जब मेरी बेटी का जन्म हुआ था। मतलब जीवन की मेरी जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उस पर मैंने ज़रूर कुछ ना कुछ लिखा है। तो मेरी बेटी का जब जन्म हुआ था, मेरी मिसेज उस समय जब प्रेग्नेंट थी, तो उस समय मैंने एक कविता लिखी थी। मुझे पता नहीं था कि ये मेरी बेटी होगी, ये मेरा बेटा होगा। और हम लोग उस समय अपने बच्चे के बारे में बात करते थे। तो मेरी पत्नी, एक स्त्री, जब वो बच्चे को जन्म देने से 9 महीने के बीच में उनके दिमाग में क्या क्या चलता है, तो मैंने उसको एक कविता में पिरोने का प्रयास किया था। कविता का नाम एहसास है। और तेरा होने से पहले ही तेरा होने का एहसास, मुझे अच्छा सा लगता है, मुझे अच्छा सा लगता है। मेरी पत्नी क्या सोचती है, मैंने वो लिखने का प्रयास किया है। बताऊं एक माँ क्या सोचती है, बताऊं कैसे तुमको क्या मुझे एहसास होता है, तुम्हारी हरकतों का जब मुझे आभास होता है। बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो हरकत करता है, तो माँ को सबसे पहले आभास होता है। बताऊं कैसे तुमको क्या मुझे एहसास होता है, तुम्हारी हरकतों का जब मुझे आभास होता है। अचानक से बड़ी मुस्कान एक चेहरे पे आती है, हंसी होठों पे छाती है, खुशी आंखों में दिखती है। तुम्हारे जगने का एहसास, तुम्हारे सोने का एहसास, मुझे अच्छा सा लगता है, मुझे अच्छा सा लगता है। तुम्हारा रूप कैसा हो, तुम्हारा रंग कैसा हो। माँ सोचती है ना कि बच्चा कैसा होगा। तुम्हारा रूप कैसा हो, तुम्हारा रंग कैसा हो, अभी से सोचती हूँ मैं तुम्हारा हर अंग कैसा हो। तुझे छूकर मुझे एक बार अब एहसास करना है, तपस्या 9 महीने की ये दरिया पार करना है। तुम्हें पा लेने का एहसास, तुम्हें छू लेने का एहसास, मुझे अच्छा सा लगता है, मुझे अच्छा सा लगता है। मेरे दिमाग में ये भी आ रहा था कि लड़का होगी, हम दोनों के दिमाग में था। मैंने इस लाइन को भी लिखा, कभी तुम की सी लगती हो, कभी तुम का से लगते हो। कभी तुम की सी लगती हो, कभी तुम का से लगते हो, कभी चंचल सी लगती हो, कभी नटखट से लगते हो। मुझे कई रूप में अब तो तुम्हारा अक्स दिखता है, मुझे कई रूप में अब तो तुम्हारा अक्स दिखता है। कभी राधा सी लगती हो, कभी किसना सा लगते हो। तो ऐसे मैंने अपनी बेटी के बारे में, बाद में हमें एक बेटी प्राप्त हुई, मेरी पहली संतान एक बेटी है। तो हमारे जीवन में खुशियों की बहार आ गई। बहुत ओपी सिंह साहब, आपकी उम्र भी अभी इतनी बड़ी नहीं है। साहित्य सृजन एक लंबा मतलब हुआ है समय। क्या आप अपना साहित्य सृजन करते रहेंगे, क्या मानते हैं आप? मैं साहित्य सृजन करता ही नहीं हूँ, साहित्य मेरे से सृजन हो जाता है जी। इसलिए मैं प्रयास नहीं करता हूँ जी। मैंने आपको बताया, जो मुझे कई बार एहसास होता है, तो जब मुझे लगता है कि अब रात को नींद नहीं आ रही है, ये तो लिखना ही पड़ेगा जी।
तो फिर अपने आप कलम उठ जाती है और मैं लिखने लगता हूँ। और इसीलिए मैंने कहीं लिखा भी है कि दिल की बात जुबां से जब मैं खुलकर कह नहीं पाता हूँ, ऐ सखे तभी मैं अनायास ये कागज़ कलम उठाता हूँ। कुछ शब्दों से कुछ भावों से जज्बात निकल ही आते हैं, कुछ शब्दों से कुछ भावों से जज्बात निकल ही आते हैं। सब कहते हैं ये कविता है, मैं कहता हूँ बस मेरी बातें हैं। बहुत बढ़िया। तो मैं साहित्य सृजन का प्रयास नहीं करता हूँ, ये हो जाता है, इसलिए मुझे लगता है मैं चाहूँ भी तो इसको नहीं छोड़ पाऊँगा। ये थे हमारे साथ रेलवे में सीनियर सेक्शन इंजीनियर और साहित्यकार श्री ओपी सिंह साहब। ओपी सिंह साहब का साहित्य सृजन एक बहुत बेबाक साहित्य सृजन है, और हमने इनसे मांग की है कि ये साहित्य को एक किताब में उतारें और प्रकाशन में लाए, ताकि आज के समाज को इनकी रचना मतलब पढ़ने को मिले, और आज की युवा पीढ़ी इनकी रचनाओं को सजोकर और आगे बढ़े और आत्मसात करे। आज ही हमारे स्टूडियो में पधारे। ओपी सिंह साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।